ईरान की वापस अटैक करने की क्षमता काफी ध्वस्त होगी, क्योंकि जो कल एक बड़ा मिसाइल डंप टारगेट किया था जिसमें 500 से 1000 मिसाइल्स दे वर लॉक्ड एंड लोडेड टू हिट, उनको निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद ईरानियों की मारक क्षमता काफी कम हो गई और काफी ना के बराबर हो गई। ना के बराबर तो नहीं कह सकते, काफी कम हो गई। ना के बराबर तो खैर होने में काफी टाइम लगेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ट्रंप ने डिक्लेयर कर ही दिया था हमने गार्डियन इंजन, और ट्रंप कह रहा है भाई जो भी यहाँ से जहाज निकलेगा उससे कार्गो का 20% हिस्सा मुझे टैरिफ देना पड़ेगा। जिस पर अराची ने कहा डील तो अच्छी है पर हमें विदेशी चौकीदार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये एक डेवलपमेंट है। तो अब आप पूछेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके पोजीशन क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन है, 12 शिप्स निकले हैं। उससे पहली रात 20 या 24 निकले थे, अब की बार 12 से 18 शिप्स निकले हैं और बहुत लिमिटेड शिप्स निकल रहे हैं और परिस्थिति गंभीर है। तो ट्रंप ने इंटरव्यू किया कि अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करूंगा, मैं इसमें अपने फौज लगाऊंगा, जान लगाऊं, तो आई विल बी कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और जो एस्केलेशन हुआ वो ट्रंप ने बोला कि जा आपके हिट करो और जाके ईरानियों की ऐसी तैसी करो। ये एक प्लान्ड एस्केलेशन था। ये एस्केलेशन का मतलब था ईरान की मारक क्षमता को आघात करना। पर क्या ईरान की मारक क्षमता खत्म हुई? नहीं, क्योंकि देखिए ये आतंकवाद है। आतंकवादियों पे कितना बड़ा आप क्रैकडाउन करो, कुछ भी करो, आतंकवाद की घटनाएं कम होती, आतंकवाद खत्म नहीं होता। तो ईरान आतंकवादी देश है और आतंकवाद कर रहा और ये आतंकवाद चलता रहेगा। हाँ, आतंकवाद की घटनाएं कम जरूर हो सकती है, पर क्या आतंकवाद सुमित भाई खत्म होगा? नहीं। आतंकवादी खत्म होंगे? नहीं। प्रवृत्ति खत्म होगी? नहीं, प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी। तो इस पे इनके अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का फ्यूचर क्या? फ्यूचर यही है, ये युद्ध चलता रहेगा। अमेरिका लंबी लड़ाई लड़ेगा, अभी दिनों चले, हफ्तों चले, महीनों चले, क्योंकि ईरान का जो गोटी थी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की तरफ अपना अटेंशन ले लिया था और ईरान का कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ही मेरा सारा दारोमदार है। जबकि न्यूक्लियर से भी उन्होंने दे मैनेज टू टेक आउट द अटेंशन फ्रॉम न्यूक्लियर एंड टेक इट टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये ईरान को क्रेडिट हो गया। और ट्रंप की दुखती रख स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये आपकी न्यूक्लियर वाला मसला। अब फिर बहरीन पे अटैक हुआ, कतर कुवैत पे अटैक हुआ, कतर पे भी अटैक की खबरें आ रही है, यूएई का डिफेंस एक्टिवेट किया गया और जॉर्डन पे हमला। अब जॉर्डन पे जब इन्होंने हमला किया तो जॉर्डन के साथ ये थोड़ा डर के रहते। कारण क्या है? क्योंकि उमदुल्ला साहब बैठे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, तो इसलिए इनको डर लगता है यार। मतलब फिर कह रहे नहीं नहीं, तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हम तुम पे हमला नहीं कर रहे, जो तुम्हारे यहाँ अमेरिका की एयरबेस है उस पर हमला कर रहे। पर एक बात बताओ, जब ये दुबई के अटलांटिक होटल पे हमला करते हैं, वो अमेरिका की एयरबेस होगा, जब दुबई के मॉल्स पे हमला करते हैं, क्या सारा हमला जॉर्डन के सो कॉल्ड अमेरिकन एयरबेसिस पे था? नहीं था। हमला हर तरह जगह था। एयरबेस वाज वन ऑफ द टारगेट बट इट वाज नॉट द टारगेट। इनकी तरफ से बयान आया जी हमने ये टारगेट किया, हमने वो टारगेट किया। टारगेट तो आपने किया, पर हिट किया क्या ये खैर इन्होंने नहीं बताया। पर हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइलों में, ईरान के आर्सनल में वो बात नहीं रही। आर्सनल डिप्लीट हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने यार पिछले 40 साल से तो मिसाइलें ही बनाई और तो कुछ काम किया नहीं। और ये प्रकरण अब आपका मानिए जारी रहेगा। तो ये लंबी लड़ाई है। इसलिए ट्रंप ने अपने पीछे कांग्रेस को क्या बोला कि भाई वी आर इन अ वेरी लिमिटेड मिलिट्री conflict. We are doing very limited military strikes on the enemy and they are preventive in nature. अगर आप वॉर करोगे तो आपको अप्रूवल चाहिए। वैसे ट्रंप के पास अप्रूवल है, पर अगर हम वेरी लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहे हैं एंड दे आर प्रिवेंटिव इन नेचर, हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं, रिएक्टिव नहीं कर रहे, जस्ट टू कंट्रोल थिंग्स वी आर डूइंग प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स। ये ट्रंप की अच्छी रणनीति है, क्योंकि इस रणनीति के चलते हुए ईरान इसे ये नहीं कहता जी आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो मैं प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहा हूँ भाई, मैंने तो कोई रिएक्टिव स्ट्राइक तो किया ही नहीं। तो यानी कि ये लंबी कहानी चलने वाली इजराइल वाला मॉडल है जो लंबे समय तक चलेगा। तो इसमें आप सोचे कि कोई बहुत जल्दी समावेश आएगा, नहीं आएगा। तेल की कीमतें भी मोर ओवर कंट्रोल रहेंगी, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये सब मोटा मोटा कंट्रोल में रहेगा। पर एस्केलेशन कभी भी बड़ा हो सकता, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता। ईरान के दावे जरूर आए कि हमने ये वाला बेस टारगेट किया, ये वाला बेस टारगेट किया। अमेरिका कुछ बेसिस टारगेट भी किए होंगे, कहीं लोग हैं कहीं नहीं है। पर हाँ, कोई बड़ी कैजुअलिटी है, कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि जो इसराइल से KC-135 को यूरोप मूव किया गया था वो वापस इसराइल में आ गए। अभी
F-22 रैप्टर्स को भी उन्होंने मूव किया था, आई थिंक यूरोप किया था, बट अभी भी F-22 रैप्टर्स के वापस आने की कोई खबर नहीं है. दैट इज समथिंग विच वी डोंट नो एंड दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. देखते हैं क्या होता, कब तक होता, क्या होता. तो मोटा मोटा ये लड़ाई आज भी जारी है. अब चलते हैं अपने अध्याय नंबर 2 पे. यूएई के 2 शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा रहे थे, ओमान वाले रूट पे जा रहे थे. उन पे एक तो मुफासा और एक का नाम मुझे याद नहीं है, वो दूसरा एलएनजी का टैंकर था. उन पे ईरानियों ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया. आज जो हमारे बुद्धिजीवी है, जिनको कल तक ये नहीं पता था कि ईरान ने अटैक भी किया, आज क्या करें. तो ईरान ने खुद बोल दिया क्रूज मिसाइल से अटैक किया और बात खुल के आ गई. अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट वन ब्रदर, ओम शांति, और 8 लोग जख्मी हैं, ये यूएई ने कंफर्म कर दिया. उसमें से 6 भारतीय मूल के लोग. और समस्या ये है कि 8 में से 4 लोग काफी जख्मी हैं. मतलब समझ सकते हैं आप, कुछ भी अप्रिय समाचार आ सकता है. अब भारत के एमईए ने इनकी तबीयत से वाट लगाई है. भारत के एमईए ने इनके डिप्टी एम्बेसडर को बुलाया और उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया हुआ, तबीयत से समझाओ. मैं सराहना करूंगा एमईए की. तो मेरी काफी टाइम से डिमांड थी, आप जानते हैं कि आप भारत के 4 से टीवी चैनलों के माध्यम से कि इनके भाई एम्बेसडर को बुला और उसका जरा तबीयत हरी कर दो. बोलो भाई ये चलने वाला नहीं है, ये सिस्टम नहीं चलेगा और ये जिहादी प्रवृत्तियां यहाँ नहीं चलानी. अगर यही सब करना है, भाई जिहादी प्रवृत्तियां हैं तुम्हारी, तो ऐसा करो ना, लश्कर तोयबा के दफ्तर में दफ्तर खोल लो. बिजली पानी का किराया और नलके का पानी का बिल भी नहीं आएगा, बिजली पानी किराया सब बच जाएगा. फिर तुम और उनमें फर्क क्या है? ये आतंकवादी, मैं आपको बताऊं. अब ये टैंकर, इनमें सिविलियन थे, उन्होंने टारगेट किया क्रूज मिसाइल से. ये परिस्थिति है. एक टैंकर तो जल के खत्म हो गया, दूसरे की भी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली सिंक होगा, जो सुनने में आ रहा है. पर टैंकर गया भाड़ में. जो हमारे भारतीय मूल के भाई रोज 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 अटैक हो रहे. कल हमारे एक सेलर मिसिंग था, अब भी उसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. मुझे नहीं लगता रिकवर हुआ है, मैंने कहीं देखा नहीं. बट यूजुअली अगर आपके लोग सी में 5, 7, 8 घंटे में रिकवर नहीं हो रहे, तो आप मान लीजिए कोई अच्छा समाचार आने वाला नहीं. हम तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे रिकवर हो, पर मान के चलना पड़ेगा कोई अच्छा समाचार नहीं है. तो ये यहाँ एक दूसरा घटनाक्रम है. तो ये रोज की बात होगी, भारतीय मूल के सेलर हिट हो रहे. क्योंकि देखिए 10 में से 6 शिपों पे भारतीय मूल के लोग होंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं. मर्चेंट नेवी जो एक टफ काम है, भारतीय मूल के लोग ज्यादा जाते हैं क्योंकि पैसा इसमें अच्छा मिलता है, अपनी मेहनत मशक्कत करते हैं. और कहीं ना कहीं इनका ये जो एटीट्यूड है, ये बिल्कुल आतंकवादियों वाला एटीट्यूड है. नहीं तो क्रूज मिसाइल से यूएई के शिप को अटैक करने का क्या मतलब. तो जो भारत ने किया बहुत अच्छा किया. इनके एम्बेसडर को बुलाया. और मैं पहले भी कह रहा था कि जब ये आया था कि जी अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों को मार दिया, फिर अमेरिका ने, ट्रम्प ने कहा था हमने नहीं किया, ईरान ने किया. तब भी ईरान के एम्बेसडर को बुलाना चाहिए गया था, नहीं बुलाया गया था. बट अब की बार मैं तो यही कहूंगा कि अगर एक आध बार घटना होती तो इनकी एम्बेसी यहाँ से बंद करो. बोलो बेटा पाकिस्तान में एम्बेसी खोलो और मुरीद के में एम्बेसी खोलो, वहां तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह से के लोग मिलेंगे, मुरीद के से ही तुम चलाओ. मतलब यहाँ जिहादियों का कोई काम नहीं है. यहाँ एम्बेसी किसी को खोलनी है तो आप सभ्य मुल्क हो, आप एक जिम्मेदार कंट्री, तो आपका पूरा आदर सत्कार है, सम्मान है. बट अगर आपकी ये मानसिकता है तो भारत में आपका कोई काम नहीं. आपको जहां जाना भैया जाओ, हमारी तो दूर से राम राम. हमारा खून बोल रहा है क्योंकि हमारे ब्रदर्स आर गेटिंग हिट, हमारे ब्रदर्स हिट हो रहे. कहीं ना कहीं संवेदना का विषय है. और मैं जानता हूं कि भारत के सरकार की धैर्य की भी सीमा है, और ये धैर्य कब तक रहेगा, कितना रहेगा, देखना पड़ेगा. इसीलिए मैं अता हसनैन साहब गए थे, मार्क नेता साहब गए थे. मैं तो शुरू से कह रहा था हमारे एम्बेसडर साहब जो ईरान में, ही इज गुड एनफ टू अटेंड हिज फ्यूनरल. यहाँ से किसी को भेजने की जरूरत नहीं थी. पर आज मेरे को तकलीफ ये है, जो फ्यूनरल में गई थी महबूबा मुफ्ती, आज उनके मुंह से कोई बात निकलेगी? महबूबा कुछ बोलेगी? नहीं बोलेगी. ये जो सलमान खुर्शीद साहब गए थे, इतने बड़े नेता हैं, विदेश मंत्री रह चुके भारत के, क्या सलमान खुर्शीद कुछ बोलेंगे? क्या अंसारी कुछ बोलेंगे? आज ये जितने पंच मक्कार है, क्या ये कुछ बोलेंगे? जब भारतीयों का खून बह रहा हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बोलेंगे. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बोलेंगे, उनकी बहन जी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता. अल्टीमेटली आतंकवादियों की मानसिकता आतंकवादियों वाली रहती है. शेख अल थानी साहब के फादर की डेथ हो गई,
इन्होंने उस दिन कतर पे सबसे बड़ा हमला किया और रात को पजिस्कन फोन करता कहना साहब आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। मतलब जिस दिन शेख साहब के फादर की डेथ हो रही है उस दिन तो रुक जाओ, अगले दिन हमला कर देते, 2 दिन बाद हमला कर देते। नहीं, हमला उसी दिन करना साहब हमें, और रात को फोन भी करेंगे सर वी आर वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। ये आतंकवादी प्रवृत्ति, ये जहादियों वाली प्रवृत्ति और कुछ है नहीं इसमें। आप कोई ये ना सोचे कि कोई संशोधन होगा, कोई सुधार होगा, ना संशोधन होगा ना सुधार होगा। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ये कटु सत्य है। जितना जल्दी इस सत्य से हम अपने आप को अवगत कराएंगे उतना हम ठीक रहेंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, आई एम टेलिंग यू, दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स। पर मेरा खून जलता, मेरा दिल जलता जब ये भारतीय मूल के लोग, हमारे भाई, यंग पीपल 21, 23, 24, आई मीन दे डाई, तो यार तकलीफ तो होगी ना, दिल तो रहेगा ना। और मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ एक्शन एमई और लेगा, अगर कुछ और घटना, भगवान से तो यही प्रार्थना और घटना ना हो, पर वास्तविकता आपको बताऊं युद्ध है, ये घटनाएं होती रहेंगी और ये जहादी कभी सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचिए सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, न ये सुधरेंगे, न ये बदलेंगे, न ये चेंज होगा, ये फिर वही करेंगे जो ये करते आ रहे हैं। आप इनको डिमार्च दो, आप इनको बुलाओ, आप इनको लताड़ो, आप इनकी बेइज्जती करो, फर्क ही नहीं पड़ता इनके साथ। क्योंकि ये जो सोर्स कोड है ना, सोर्स कोड जन्नत और जहाद पे लिखा गया है। जन्नत और जहाद पे लिखा जाने वाला सोर्स कोड बदल नहीं सकता, ये उसी रास्ते पे चलने वाला है।